एज दे लाइक इट। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर 10th मई 2022। इसको स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये डेली न्यूज़ एनालिसिस स्पेशली एनडीए, सीडीएस, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए है। आज के न्यूज़ एनालिसिस में मेन जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो हैं इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस क्या है, एंटोनोव AN225 क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होती है, फिनक्लुवेशन क्या प्रोजेक्ट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या चीज़ है, इंडोनेशिया ने क्यों इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बैन कर दिए हैं, अविनाश साबले कौन हैं, और टोटल फर्टिलिटी रेट मुस्लिम्स में सबसे ज़्यादा शार्पली डिक्लाइन हुआ है कैसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस कहाँ सेटअप किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस। और इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस होस्ट किया जाएगा बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे में जो है। और ये इंस्टीट्यूट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये इनिशियली 5 ईयर्स जो है इसी इंस्टीट्यूट में होस्ट किया जाएगा। आईएमपीओ को इस्टेब्लिश करने से पता चलता है कि इंडिया जो है कितने इम्पोर्टेंस देता है मॉनसून्स को, क्योंकि इंडिया के मॉनसून जो हैं वो इंडिया की नेशनल इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, उस एयरक्राफ्ट का क्या नाम है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट था और रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट जिसका नाम था एंटोनोव AN-25 और मरिया भी इसको कहा जाता था, इसको रशियन ट्रूप्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंटोनोव AN-225 डिज़ाइन किया गया था जब यूक्रेन और जो है यूएसएसआर का पार्ट होता था इन द मिड 1980s। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट का निक नेम मरिया था, या जिसको ड्रीम कहते हैं यूक्रेनियन लैंग्वेज में। और ये एविएशन सर्कल्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और इसको एयर शोज़ वगैरह में बहुत लोग देखने आते थे। ये 1988 में इसने पहली फ़्लाइट ली थी और उसके बाद से आज तक यूज़ में है। और ये नेचुरल कैलेमिटीज़ में दूसरे देशों को भी हेल्प करता था। तो एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से एंटोनोव AN-225 के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सेक्रेटेरिएट कहाँ लोकेटेड है, और ग्रे और ब्लैक लिस्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की क्या होती है और उसमें आने से क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। FATF एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है और इसने पाकिस्तान को हाल ही में ग्रे लिस्ट में रखा है। FATF जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया गया था 1989 में। और इसको फाउंड करने का इनिशिएटिव G7 ने, यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ ने लिया था, सो एज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि FATF का सेक्रेटेरिएट जो है वो है OECD हेडक्वार्टर्स इन पेरिस। FATF में लगभग 37 मेंबर कंट्रीज़ हैं एट द मोमेंट। इंडिया जो है FATF का एक ऑब्जर्वर कंट्री है सिंस 2006 और इंडिया जो है वर्किंग टुवर्ड्स फुल फ्लेजेड मेंबरशिप। ये इंडिया जो है 34th मेंबर कंट्री बना था FATF का 2010 में। आइए अब समझते हैं कि आखिर FATF करता क्या है। FATF एक वॉचडॉग है टेरर फाइनेंसिंग का, जैसा हमने आपको बताया। FATF रिकमेंडेशंस देता है अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइम्स, अगर कोई कंट्री करती है तो उसके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाते हैं। इसमें एक ब्लैक लिस्ट होती है और एक ग्रे लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट उन कंट्रीज़ को डाला जाता है ब्लैक लिस्ट में जिनके अगेंस्ट कॉल फॉर एक्शन होता है। मींस जो वो कंट्रीज जो कि नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज हैं ये। वहीं ग्रे लिस्ट वो कंट्रीज़ होती हैं जो कि कंसिडर्ड हैं, जो कि जिनको कंसिडर किया जाता है सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग। और इन्हीं की लिस्ट में अभी हाल में पाकिस्तान को डाला गया है। ग्रे लिस्ट में बेसिकली जो कंट्रीज़ शामिल होती हैं उनके लिए ये एक वार्निंग होती है उस कंट्री के लिए कि ये ब्लैक लिस्ट में जा सकती है।
आइए देख लेते हैं FATF की ब्लैक लिस्ट में अगर कोई कंट्री शामिल हो जाए तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं बाय IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसको लोन्स मिलने में मुश्किल हो सकती है। वहीं ट्रेड सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, इंटरनेशनल बॉयकॉट हो सकता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में पहले भी डाला गया था 2018 में। और पाकिस्तान को एक तरह की ये वार्निंग है कि अगर वो 27 पॉइंट एक्शन प्लान नहीं लेता है अगेंस्ट टेरर फंडिंग तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है क्वेश्चन कवर करेगा फिनक्लुवेशन क्या होता है और इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक क्या चीज़ है। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है फिनक्लुवेशन प्लेटफॉर्म। ये क्या चीज़ है? ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि प्रमोट करेगा इनोवेटिव सॉल्यूशन किसके साथ मिलके, विद फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ मिलके, ताकि एसेलरेट हो सके फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग द अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन को अभी तक फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं मिला है उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाने के लिए ये हेल्प करेगा। फिनक्लुवेशन जो है एक परमानेंट प्लेटफॉर्म होगा IPPB का, और ये क्या करेगा, ये इंक्लूसिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लेके आएगा विद द हेल्प ऑफ स्टार्टअप्स। और जो ये इनिशिएटिव है ये इंडस्ट्री फर्स्ट इनिशिएटिव है और ये मोबिलाइज करेगा स्टार्टअप कम्युनिटी को टुवर्ड्स जनरेटिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। आइए अब जानते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक क्या है। IPPB को लॉन्च किया गया था 2018 में और इसमें 100% इक्विटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है ये। और ये पेमेंट बैंक जो है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट का है और ये वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिसेज और पोस्टमैन, और ये गवर्न किया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स का फंडामेंटल जो मैंडेट है वो है कि ये लास्ट माइल तक पहुंचना बैंकिंग सर्विसेज को, खास करके उन बैरियर्स को रिमूव करना फ्रॉम द अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक्ड एरियाज ऑफ द कंट्री। यहाँ पे एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखने वाली बात यह है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो 2018 में लॉन्च किया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है। हालांकि ये गवर्न किया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये गवर्नमेंट ने बेसिकली लास्ट माइल तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुँचाने के लिए किया था। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिससे क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये क्या काम करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि जिसका काम है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिगार्डिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट या नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे सारे केसेस जो हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाते हैं, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करने वाली इंडिया जो है थर्ड कंट्री है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, और फर्स्ट ऐसी कंट्री है डेवलपिंग कंट्री जिसने ये ऐसा ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कोई भी अपील या एप्लीकेशन जाने के 6 महीने के अंदर इसको केस डिसाइड करना होता है। इसकी 5 प्लेसेस ऑफ सिटिंग हैं जो कि हैं न्यू दिल्ली जस्टिस प्रिंसिपल प्लेस, उसके बाद भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। आइए अब देखते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्ट्रक्चर क्या होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक चेयरपर्सन होता है, साथ ही इसमें जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं, और ये सारे के सारे ऑफिस होल्ड करते हैं फॉर 5 ईयर्स। उसके बाद इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। जो चेयरपर्सन होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आता है कि किस कंट्री ने हाल ही में इंडिया के एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स पर बैन लगा दी है। इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जिसने कि हाल ही में इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दी है, और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इंडोनेशिया का कहना है कि इंडिया की लेबोरेटरीज जो हैं उसको उसने रजिस्टर करने के लिए कहा था ताकि फूड सेफ्टी को इवेल्युएट किया जा सके और सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जो हैं इशू किए जा सकें। बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया है, इसी कारण से उसने इंडिया के एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स को स्टॉप कर दिया है फॉर द टाइमिंग। इससे पूरे एक्सपोर्ट सेक्टर को इम्पैक्ट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है कि अविनाश साबले कौन है और इनका नाम क्यों अभी चर्चा में आया है। अविनाश साबले ने इंडिया में का जो नेशनल रिकॉर्ड था 30 ईयर ओल्ड,
इन 500 मीटर्स उसको ब्रेक कर दिया है, और ये उन्होंने ब्रेक किया है इन साउंड रनिंग ट्रैक मीट जो कि यूएसए में हुई है। यहाँ पे आपको बता दें कि साबले ने इंडिया को टोक्यो ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट किया था इन 3000 मीटर स्टीपल चेज। जिनका रिकॉर्ड साबले ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है उनका नाम है बहादुर प्रसाद। ये आपको पता होना चाहिए, बहादुर प्रसाद। और ये 3 दशक से टूटा नहीं था रिकॉर्ड, जो कि अब साबले ने तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो डेटा आया है अभी हाल ही में नंबर 5 का, उससे आया है कि जो ये अभी डेटा रिलीज़ किया गया है उसमें बताया है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स में रिड्यूस हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा जो आया है उसमें बताया गया है कि 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में जो है फर्टिलिटी रेट 2.1 चिल्ड्रन पर वीमेन जो कि रिप्लेसमेंट लेवल रेट होता है उससे कम हो गया है। वहीं यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मेघालय और बिहार में हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट बताया गया है, वहीं जो सिक्किम और अंडमान निकोबार है वहाँ पे लोएस्ट है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर फर्टिलिटी रेट सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट डाउन हुआ है मुस्लिम्स में, जो कि था 2.6 इन 2015-16 और अब वो हो गया है 2.3 इन 2019-21। तो दोस्तों ये था आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। अगर ये आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री पीडीएफ एंड फ्री नोट्स। और ये जितनी आज की न्यूज़ एनालिसिस थी इसके नोट्स भी हम पीडीएफ के अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आज ही दे देंगे। थैंक यू।